हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त उतेंद्र और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद उतेंद्र में। हम यहां पर आपको जेई से रिलेटेड सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री में देंगे। हर वीडियो के साथ आपको प्रैक्टिस शीट और मॉड्यूल्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए इसी अच्छी बात के साथ शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हेडफोन लगा लीजिए और सुनने के लिए तैयार हो जाइए और कॉपी पेन निकाल कर नोट डाउन भी करना शुरू कर दें। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन दद्दू आए, हमें 3 लॉ दे के चले गए, हमारा बोझ बढ़ा गए क्लास 11th में। तो सबसे पहले हमें तीनों लॉज की हम फील लेंगे। सबसे पहले लॉ की, मान लीजिए ये रेस्ट पर रखी हुई है तो ये रेस्ट पर ही रहेगी जब तक मैं इस पर नेट एक्सटर्नल, मैंने क्या बोला, नेट एक्सटर्नल फोर्स न लगा दूँ कुछ। जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई ये क्या है, चलने लगा, ये चलने लगा। अगर मान लीजिए ये चल रहा है तो ये रुकने की कोशिश नहीं करेगा जब तक इस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे ही चल रहा है लेकिन मैंने यहाँ नेट एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो ये क्या है, वहीं के वहीं रुक गया। तो इसी वजह से इस लॉ का नाम पड़ गया इनर्शिया। और हर एक चीज़ की जो टेंडेंसी है, जैसे मैं यहाँ पर चल रहा था तो ये रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन मैंने हाथ लगा के जब इसको रोका यानी फोर्स लगाया एक, तब ये रुक गया। इसका मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये चलता ही रहना चाह रहा है या रुक के ही रहना चाह रहा है जब तक इस पर फोर्स ना लग जाए, उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। और जो हमारा पहला लॉ है उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। चलिए हेडिंग डाल दीजिए, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन दद्दू का पहला लॉ। अब बात आती है कि इसे लिखा कैसे जाए। तो जो इंग्लिश में इसकी परिभाषा है वो मैं लिखवा दे रहा हूँ, नोट डाउन कीजिएगा। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच बॉडी अपोजेस द चेंज ऑफ स्टेट इट इज मेजर्ड बाय द मास ऑफ बॉडी। इसको यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी due to which it opposes the change in its state। अब एक चीज़ सोचिए, जैसे मेरे पास ये फ़ोन है, ये कितना हल्का है। अगर यहीं पर एक भारी भरकम चीज़ हो, जैसे कि मैंने मान लीजिए इसको ले लिया, तो मुझे क्या है, इस पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू दिस। क्यों? क्योंकि ये भारी है। अब भारी है तो रुका हुआ है और इस पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि ये भारी है। तो इसका मतलब है इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। तो इसीलिए कहा जाता है इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ऑटोमेटिकली ही ज़्यादा हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये पहला लॉ समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है इस लॉ के अंतर्गत 3 और चीज़ें हैं, हमें ये समझनी होंगी। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और बारी आती है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब समझिएगा, अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, ये हमारी कार है, ये इस तरह v वेलोसिटी से चल रही है। अब जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगेगी तब तक ये रुकेगी नहीं, रुकेगी। अब इसी वजह से इसको कहा जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन कि जब तक गाड़ी चल रही है किसी वेलोसिटी से और इस पे फोर्स नहीं लग रहा है तो ये चलती ही रहेगी।
और जैसे ही इस पे मान लीजिए एक कोई भी फोर्स लगा, मैंने क्या बोला, नेट एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी लगा इस पे, तो गाड़ी क्या होगी, रेस्ट पर आ जाएगी। कब आएगी, जब फोर्स लगेगा। उसी तरह से एक गाड़ी है, ये क्या है, रेस्ट पर है, यानी इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। अब जैसे ही हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स से क्या होगा, इसको एक एक्सेलरेशन मिलेगा, और एक्सेलरेशन की वजह से क्या है, गाड़ी हमारी मूव करने लगेगी। गाड़ी क्या है, मूव करने लगेगी। और वो भी कब, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया हमने, वो भी नेट एक्सटर्नल, ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए ये इस तरह से रोड है, गाड़ी हमारी चल रही है यहाँ से, इस तरह से चलती जा रही है। अब गाड़ी क्या है, यहाँ से सीधी जाना चाहेगी, लेकिन रोड क्या है हमारा, टर्न है। तो जैसे ही हम टर्न करेंगे तो गाड़ी के जो पैसेंजर होंगे, यानी गाड़ी कुछ इस तरह से, पैसेंजर्स यहाँ से सीधे देख रहे थे, लेकिन जैसे ही गाड़ी ने यू टर्न लिया, पैसेंजर्स किधर धकेले जाएंगे, इधर की तरफ। इसको दोबारा से फील लेने के लिए समझिएगा इस तरह से कि ये गाड़ी हमारी इस तरह से जा रही है, हमारे पैसेंजर्स जो थे वो सीधे देख रहे थे, तो जैसे ही गाड़ी इधर मुड़ी, पैसेंजर किधर की तरफ जाएंगे, इधर की तरफ। समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। अब बारी आती है फोर्स की। आखिर ये फोर्स है क्या, बचपन से पढ़ा है हमने फोर्स। अगर आपको आंसर पता है जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन इसका आंसर आता है। तो इस बचपन से हमने पढ़ा है, इट इज़ अ पुश और पुल। हमें पता है फोर्स कुछ भी करा सकती है, चाहे बॉडी को मोशन में ला सकती है, चाहे बॉडी का शेप चेंज कर सकती है, या बॉडी को रोक सकती है। इसलिए ये दो कीवर्ड्स हमें ध्यान रखने होंगे, पुश या पुल। कि फोर्स से हम दो ही काम कर सकते हैं, या तो पुश कर दिया या पुल कर दिया, लेकिन वो जो है इफेक्ट क्या क्या रखती है वो अलग बात है, फोर्स। ठीक है, अब बारी आती है मोमेंटम की। इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको हम बाद में अच्छे से बताएंगे ड्राइव करके। अब मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या बोला, मास इनटू वेलोसिटी। इसको डिनोट करते हैं पी से, ध्यान रखिएगा, पी से डिनोट करते हैं। अब बारी आती है न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ, ये और भी खतरनाक लॉ है देखा जाए तो। अब बारी आती है, ये लॉ हमसे कहता क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। अब ये हमसे क्या कह रहा है, इसका मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसको जब हम इस तरह से लिखते हैं एम वी माइनस यू बाई टी, ये क्या है हमारा, एक्सेलरेशन है ये हमारा, तो इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, तो ये गलत है, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ नहीं है न्यूटन का सेकंड लॉ। तो अब आप पूछेंगे कि न्यूटन का सेकंड लॉ है क्या आखिर। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो हमसे कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स। अब देखिए, जैसे ये हमारी रॉकेट होती है ना, तो जब ये ऊपर जाती है तो इसका मास क्या है, वो भी कम होने लगता है ना। तो इस पर क्या है, फोर्स क्या है, वेरिएबल है।
है ना। तो अब मान लीजिए हमें F इजिकल्स टू एम ए से निकालना है फोर्स, तो नहीं निकलेगा, ये क्या है, गलत हो जाएगा हमारा। तो अब यहाँ पर न्यूटन का सेकंड लॉ किस तरह से अप्लाई होता है। न्यूटन का सेकंड लॉ बेसिकली कहता है हमसे कि F इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, डी पी बाई डी टी, यानी चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम। ये हमने स्मॉल इंटरवल के लिए निकाला है डी पी बाई डी टी। अब अगर हम इसको दोबारा से करें तो फोर्स इज इक्वल्स टू डी, पी क्या होता है हमारे पास, एम वी माइनस यू, चेंज इन मोमेंटम हो गया अपॉन टाइम। अब अगर हम इसको दोबारा लिखें तो हम मान लीजिए u इज इक्वल्स टू हमने ले लिया 0, तो ये क्या बन जाएगा, डी एम वी वाई डी टी। और हमें ये पता है कि जब हम इसको खोलेंगे तो हमें मिलेगा m डी वी बाई डी टी प्लस v डी एम बाई डी टी। यानी ये क्या है, ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ बेसिकली। इसको चाहो तो याद कर लो, चाहे रट लो, इसको लिखना है पूरा अच्छे से, इसको याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। अब बारी आती है न्यूटन के थर्ड लॉ की, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये बेसिकली हमसे क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन, बस इसके लिए क्या है, एक्शन रिएक्शन, ये लॉ। अब समझिएगा कि इस लॉ को किस तरह से अप्लाई करना है और किस तरह से ये लॉ काम करता है। इस लॉ की स्टेटमेंट है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे मान लीजिए मैंने इस बोर्ड को धक्का लगाया, तो धक्का मुझ पर भी ये बोर्ड लगा रहा होगा। जैसे मैं जितनी फोर्स इस पर लगा रहा हूँ उतनी फोर्स ये मुझ पर लगा रहा होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए ये 2 ब्लॉक है, ये जो इस पर फोर्स लगा रहा होगा वही ये भी इस पर लगा रहा होगा। ध्यान रखिएगा, ये हमारा सरफेस है, तो ये ब्लॉक ए जो बी पे फोर्स लगा रहा होगा वही बी ए पर फोर्स लगा रहा होगा। और ये फोर्स के जो मैग्नीट्यूड होंगे, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा इन दोनों फोर्स। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, मेन पॉइंट और भी लिखने को है इसमें, जैसे एक्शन रिएक्शन पेयर आर ऑफ सेम नेचर। अब आप पूछोगे सेम नेचर का मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा। नेचर में 4 तरह की फोर्सेस पाई जाती हैं। फोर्सेस, पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दूसरी न्यूक्लियर और तीसरी ग्रेविटेशनल। ध्यान रखिएगा, ग्रेविटेशनल। और चौथी है हमारी बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और एक होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर आती है टेंशन, नॉर्मल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये हमारे कोर्स में भी है नहीं। ग्रेविटेशन फोर्स हम जानते हैं, जो हमारी अर्थ लगाती है हम पर, है ना, अर्थ जो फोर्स है हम पर, ग्रेविटी जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, अब वीक न्यूक्लियर फोर्स हमें पढ़नी नहीं है तो उसकी हमें जरूरत नहीं है। तो सेम नेचर का मतलब है कि जो भी फोर्स लगेगी वो या तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो
वो इलेक्ट्रोमैग्नेट ही रहेंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही रहेंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ठीक है, या आप अपने आप को इमेजिन कर लीजिए, ये मैं लगा रहा हूँ इस पर mg, तो मेरे ऊपर जो अर्थ लगाएगी वो भी क्या लगाएगी, mg। यानी कि ये दोनों क्या है, सेम नेचर की फोर्सेस हैं, सेम नेचर फोर्सेस, सेम नेचर की क्या होंगी, फोर्सेस होंगी, याद रखिएगा।